स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की विजय चौक से सीधे लाइव। और आपको इस वक्त ये खबर मैं बता दूं, जब इतना घमासान छिड़ा हुआ है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, उसी बीच प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहे हैं इस वक्त। एक मीटिंग में उन्होंने बुलाया राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को। मुद्दा आपको बता देता हूं, दरअसल एनएचआरसी के चेयरमैन, ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन की नियुक्ति से जुड़ी ये बैठक है, जिसमें प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए पहुंचे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। ये जो समिति होती है एनएचआरसी चेयरमैन की नियुक्ति की, इसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री होते हैं और इनके अलावा लोकसभा में नेता विपक्ष जो अब राहुल गांधी हैं और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इन दोनों की मौजूदगी भी होती है। तो वो बैठक जो है इस वक्त चल रही है। बाहर चल रहा है घमासान। अभी खड़गे साहब, अभी अमित शाह ने अपमान कर दिया अंबेडकर जी का, वो मुद्दा है उन्होंने बड़े जोर शोर से उठाया। पूरी कांग्रेस पार्टी जो है इसको पार्लियामेंट में प्रदर्शन के जरिए बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। इसी बीच में इस बैठक की खबर भी आई है, लेकिन वो राजनीति अपनी जगह है, ये कामकाज वाली बात है, ये उसको लेकर के मुलाकात हो रही है, ये अपनी जगह पर है। अब मैं आपको बताता हूँ, कल अमित शाह जी के भाषण में कुछ और जो अहम बातें थी उनके बारे में उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि कांग्रेस पार्टी, पहले बीजेपी कह चुकी है ये तो जिन्ना की आत्मा वाली पार्टी बन चुकी है, नई मुस्लिम लीग है। फिर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के बाद से ही तुरंत देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति शुरू कर दी थी और शुरुआत करने वाले थे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने हिंदुओं के लिए तो हिंदू कोड बिल बना दिया, लेकिन मुसलमानों के लिए उनके जो पर्सनल लॉज थे उनको कायम रखा। शरिया का एक हिस्सा भारत में लागू रहा पर्सनल लॉज की शक्ल में। कल अमित शाह ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जब आपने पर्सनल लॉ की इजाजत मुसलमानों को दे दी थी तो फिर पूरा ही उनको पर्सनल लॉ देते, फिर जो आपराधिक कानून होते हैं वो भी शरिया वाले लागू कर देते कि कोई चोरी करे तो हाथ काट दो, कोई हत्या करे तो गर्दन काट दो, सूली पर लटका दो, वो भी प्रावधान होने चाहिए थे। लेकिन केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए क्रिमिनल लॉ तो देश के चलेंगे, पर्सनल लॉ इस्लाम वाले चलेंगे, ये कैसे हो सकता है। और उसी के बाद उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया कि उत्तराखंड में जहां बीजेपी की सरकार है वहां अभी यूसीसी लागू हुआ है। उन्होंने कहा हम इस कानून को स्टडी करके पूरी तरीके से इसकी समीक्षा करके बीजेपी की सरकारें जिन जिन राज्यों में हैं उन राज्यों में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्द लागू करेंगे। ये उनका एक बड़ा ऐलान है। और ये देखिए, जब से ये तीसरी बार मोदी सरकार बनी है, एक बड़ा काम वक्फ अमेंडमेंट बिल का वो सरकार शुरू कर चुकी है। वक्फ बिल में अमेंडमेंट होगा, वक्फ बोर्ड में उसकी शक्तियों में परिवर्तन किया जाएगा। इसको लेकर के जो बिल है वो इस वक्त जेपीसी के पास है और इस बार अगर एक्सटेंशन ना मिला होता तो हो सकता है इसी सत्र में उसको पास कराने की कोशिश भी बीजेपी की सरकार करती। लेकिन पहले वक्फ बिल और उसके बाद अब यूसीसी पर यह बड़ी घोषणा सीधे तौर पर देश की मुस्लिम आबादी से जुड़ी हुई है। पहले इसकी बात कर लेते हैं, ये बयान मैं आपको सुनवा दूं। फिर अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी को कल एक नसीहत भी दी और कहा कि अब हर चुनाव हारने के बाद, अब मैंने सुना आप एक समिति बनाते हैं जिससे ये पता लगे कि क्यों हार गई पार्टी, तो समिति की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। आप परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार, ये तीन चीजें खत्म कर दीजिए, जनता आपको चुनना शुरू कर देगी। सुने। हिंदू कोड बिल में एक भी पुरानी हिंदू न्याय व्यवस्था का कोई नामो निशान नहीं है। हिंदुओं को बुरा न लगे इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ दिया तो सामान्य कानून को हिंदू कोड बिल बना दिया। मान्यवर, चलो मैं तो कहता हूं कि खड़गे जी और जयराम जी कह रहे हैं कि भाई पर्सनल लॉ का अधिकार मिले तो हमें आपत्ति नहीं है, तो फिर पूरा सरिया लागू करिए। क्रिमिनल में क्यों सरिया निकाल दिए? बताओ भाई, क्या चोरी करे इसके हाथ काट दोगे? कोई इससे जगद्य महिला के साथ अपराध करे तो पत्थर मारकर मार दोगे? देशद्रोही को रोड पर सूली चढ़ाओगे? तो विवाह के लिए, निकाह के लिए पर्सनल लॉ, वारिस के लिए पर्सनल लॉ और क्रिमिनल सरिया क्यों नहीं भाई? अगर उनको देना ही है तो पूरा ही दे देते, पूरा दे देते। मान्यवर, ये इन्होंने तुष्टीकरण की शुरुआत वहीं से करी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ इस देश में संविधान आने के बाद तुष्टीकरण की शुरुआत, आर्टिकल 14 और 15 का ये भंग है। हमने ही उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूसीसी लाया। हमारा काम करने का तरीका मैं आपके माध्यम से दिग्विजय सिंह को कह रहा हूं। वो कहते हैं कौन रोकता है, हम खुद रोकते हैं। कारण बताऊं मैं, सुनने का धैर्य चाहिए, क्योंकि हमारा तरीका है
कि लोकतांत्रिक तरीके से काम किया जाए। समाज के जीवन में इतना बड़ा सामाजिक बदलाव करने वाले कानून को उत्तराखंड सरकार ने मॉडल कानून के रूप में पारित किया है। इसकी न्यायिक मीमांसा होगी, इस पर सामाजिक चर्चा होगी, धर्म के विद्वान चर्चा करेंगे, कुछ सजेशन आएंगे तो इसको स्वीकारेंगे और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर राज्य में कॉमन सिविल कोड लेकर आएगी। चलिए पहले यूसीसी की बात कर लेते हैं। अब ये तो क्लियर कर दिया ना कल कि वक्फ के बाद अब यूसीसी है अगला एजेंडा सरकार का। प्रधानमंत्री तो इसकी अभी तो उनके घोषणा पत्र में था। नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी स्पष्ट एजेंडा बता देने वाली पार्टी देश में दूसरी कोई नहीं। वो जो चाहते हैं वो कहते हैं, और जो कहते हैं वो आज नहीं तो कल होना है, ये तय मान लीजिए। कई बार भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी, विरोधी भी सब कहते हैं कि अरे क्या। अभी मैं देख रहा था कि 19 के पहले लगभग हर दूसरा आदमी कहता था अच्छा कब बनाओगे मंदिर, बताओ भाई, तारीख बता दो, कब 370 हटाओ बता दो, कब 3 तलाक सब हट गया ना। अभी 10 ही साल तो कुल नरेंद्र मोदी की सरकार हुई और 5 साल के बाद सारे बड़े काम एक साथ एजेंडे में किए। अब ये जो यूसीसी का एजेंडा है, पहले इनको लगता था कि देश में लागू करे क्या, जिस तरह का विरोध होना शुरू हुआ तो एक तरीका निकाला कि एक छोटा स्टेट है उत्तराखंड, वहां मुसलमानों की आबादी भी कम है, वहां उन्होंने इसको मॉडल स्टेट के तौर पर अपनाया। गोवा में पहले से है लेकिन वो आजादी के पहले से वो दूसरा हो गया। अब उत्तराखंड के आधार पर, और ये शायद लोगों को भूल गया है कि उत्तर प्रदेश का जो लॉ कमीशन है, विधि वहां का जो आयोग है, उसने भी इस पर कुछ सिफारिशें ऑलरेडी दे रखी। यानी भाजपा की सरकारें यूनिवर्सल सिविल कोड पर, कॉमन कोड पर, और मोदी जी की भाषा में कहें तो सेकुलर कोड पर वो काम करने लगी हैं। और देखिए ये बात तो सच है ना, मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुसलमानों के लॉ, शरिया चल रहा है। क्या हिंदू कोड में कोई मनुस्मृति है क्या? नहीं है। राहुल गांधी झूठ बोलते हैं। वो बयान निकाल रहा हूं झूठ राहुल नहीं, गांधी का। असत्य बोलते हैं। हम लोग भी संसदीय भाषा में बात करेंगे, भले हम लोग संसद के भीतर नहीं, लेकिन उसके सामने है तो थोड़ा बोध रहेगा। राहुल गांधी असत्य बोलते हैं, अफवाह फैलाते हैं, और ये हिंदू कोड बिल जो था वो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ हिंदू नाराज ना हो, जो अमित शाह कह रहे हैं उसके लिए। मेरा ये मानना है आज के समय में आप अगर इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे कि देश का हर नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जो भी हो, वो सब अपने अधिकारों को लेकर जागरूक है, नंबर 1। नंबर 2, सबके पास फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत है। आप कहेंगे कि नेहरू जी महान थे तो तुरंत लोग पूछ देंगे कि भैया पहला वाला अमेंडमेंट किसने किया था, तो पता चलेगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नेहरू जी ने हमला किया था। इंदिरा जी महान थी तो पता चला इंदिरा जी ने अपना चुनाव बचाने के लिए किया था। और मैं तो कह रहा हूं, कल पॉलिटिकल मास्टर क्लास थी, जो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं वो इसको पूरा पढ़ डालें। कई बार उनको प्रश्न पत्र के लिहाज से भी और डिबेट के लिहाज से भी पॉइंट मिलेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ की छूट क्यों, हिंदू कोड बिल क्यों लाया गया और यूसीसी आएगा, इस पर आप कह रहे हैं कि यूसीसी तो अब आएगा, ये तो तय हो गया 100%। इसमें हम भी पहले चर्चा करते थे कि क्या यूसीसी केंद्र की सरकार लेकर के आएगी, कोई सेंट्रल यूसीसी एक्ट जैसा कुछ होगा क्या, लेकिन अब चूंकि उसके बाद उत्तराखंड में आए तो क्लियर है अब ये राज्यों में इसको लागू करेंगे। बिल्कुल राज्यों के लिए, और मैं समझता हूँ ये बेहतर कदम है। यदि आप फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएं, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको हिंदुस्तान की राजनीति और सामाजिक सवालों के जवाब आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मिल जाएंगे। जब संविधान बनाया गया तो यूसीसी को क्यों नहीं आर्टिकल में डाल के उसमें डाला, डायरेक्टिव प्रिंसिपल डाला। इसलिए उन्होंने कहा कि उस समय उस तरह का माहौल नहीं है, और जब जहाँ पर जो माहौल बने उसके हिसाब से उसको यूसीसी को लागू किया जाए। तो उसका मैं समझता हूँ ये बेहतर तरीका है कि राज्यों। अरविंद केजरीवाल कुछ बोल रहे हैं, प्लीज एक बार जरा सुनिए। तो आज दिल्ली के बुजुर्गों के लिए मैं संजीवनी योजना का ऐलान करने जा रहा हूं कि 60 साल से ऊपर के हमारे जितने बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों का पूरा इलाज फ्री करवाया जाएगा। इसकी चुनाव के बाद हम योजना लेके आएंगे, योजना पारित करेंगे। वो चाहे सरकारी अस्पताल में इलाज कराना चाहें, चाहे प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना चाहें, उनका पूरा इलाज फ्री कराया जाएगा। इसमें कोई बीपीएल, एपीएल, टीपीएल, आरपीएल कोई लिमिट नहीं होगी। सबका इलाज, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका इलाज मुफ्त कराया जाएगा। और कोई अपर लिमिट नहीं होगी। आप जितना आपका बीमारी पे खर्चा आएगा उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी।
और इसके लिए रजिस्ट्रेशन 2-3 दिन में चालू हो जाएगा। लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आएंगे और आपका रजिस्ट्रेशन करके जाएंगे। आपको एक कार्ड देंगे, वो कार्ड रख लेना, संभाल के रखना। और चुनाव के बाद जैसे ही हमारी सरकार बनती है, ये योजना पास करके आपके बुढ़ापे में आपको स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी आपका ये बेटा पूरी करेगा। बदले में बस आप अपना आशीर्वाद देना, मुझे देना, दिल्ली वालों को देना, देश को देना, दुनिया को आशीर्वाद देना कि सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दिल्ली चुनाव के सिलसिले में बड़ी घोषणा अरविंद केजरीवाल ने अभी की है। संजीवनी योजना लागू करेंगे। चुनाव में जीत के बाद अरविंद केजरीवाल ने वादा किया 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों का मुफ्त इलाज होगा, लिमिटलेस इलाज होगा सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में भी। और उसमें उन्होंने बड़ी बात कही, कोई कैटेगरी नहीं है कि ये पॉवर्टी लाइन से नीचे वाले हैं या इनकी इनकम इतनी है, आमदनी इतनी है। 60 साल की उम्र के ऊपर के सभी बुजुर्गों का दिल्ली के सभी अस्पतालों में मुफ्त इलाज होगा, चाहे खर्चा जितना भी आए वो खर्चा सरकार वहन करेगी। ये संजीवनी योजना दिल्ली सरकार लागू करेगी, आम आदमी पार्टी की सरकार लागू करेगी। अगर वो लोग, अभी विधानसभा का चुनाव जो होने जा रहा है 1 महीने के अंदर, अगर वो चुनाव में जीत करके आ जाते हैं तो ये बड़ी घोषणा है। और चुनाव में देखना होगा इसका क्या फर्क पड़ेगा। इससे पहले अभी आपको मालूम है उन्होंने 1100 रुपये या 1500 रुपये महिलाओं के खातों में, 1500 रुपया हर महिला के खाते में डालने की भी घोषणा की है। और उसको बढ़ा करके 2100 रुपये करेंगे चुनाव जीतने के बाद, ये भी उन्होंने वादा किया है। तो चुनाव के सिलसिले में एक के बाद एक घोषणा अरविंद केजरीवाल इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन मैं उनकी संजीवनी योजना पर जरा कुछ बात कर लेना चाहता हूं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का दावा तो ये था कि दिल्ली में हर व्यक्ति को मुफ्त इलाज पहले से मिलता है, दिल्ली के हर अस्पताल में मिलता है, प्राइवेट अस्पताल में भी मिलता है, चाहे जितना खर्चा आए। जो बात उन्होंने आज कही है, ये दावा तो उनकी पार्टी पहले से करती आ रही है। क्यों जी, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? ये तो यही तो दावा करते थे वो कह रहे हैं कि जो योजना है उनकी, दिल्ली आरोग्य कोष एक योजना है, उससे सारा बिल जो है, बिलिंग जो है उसकी, वो दिल्ली सरकार कर रही है, फाइनेंशियल असिस्टेंस के तौर पर कर रही है। अब ये उन्होंने स्पेसिफिक कर दी है, क्योंकि उसमें 1.5 लाख का था, मुझे जितना याद आ रहा है कि 1.5 लाख रुपए तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस वो बिल पर देंगे। अब यहाँ पर उन्होंने एक स्पेसिफिक कर दिया। इसका मतलब भी आप समझ लीजिए कि पहले ये योजना तो नहीं चल रही थी। अब 60 साल, और उसको भी एक स्पेशल सेगमेंट के लिए उन्होंने किया, 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए। वो भी चुनाव के बाद का होगा, चुनाव के नतीजे जब आएंगे उसके बाद उनकी सरकार जब बनेगी तब उन्हें जब जनता उन्हें आशीर्वाद दे देगी। उन्होंने वोट नहीं मांगा, आशीर्वाद मांगा। हाँ, तो जब जनता उन्हें आशीर्वाद दे देगी तब वो बुजुर्गों का ध्यान रखेंगे। याद कीजिए जब, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था एक बार कि मैं दिल्ली और बंगाल के बुजुर्गों की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों राज्यों ने सेंट्रल की आयुष्मान स्कीम जो है, बीमा स्कीम, वो लागू नहीं कर रखी है, जिसके तहत 5 लाख रुपए का इलाज निःशुल्क मिलता है। उस वक्त यही कहा गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, हम क्यों लागू करें, हमारी योजना बेहतर है, हम तो सबको मुफ्त इलाज देते हैं। लेकिन आज 60 के ऊपर स्पेशल कैटेगरी वाला इलाज अनाउंस कर रहे हैं। देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के बुजुर्गों की चिंता होती और वो चाहते कि राजनीति अपनी तरफ है, बुजुर्गों की अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं अपना जरूरी है, तो प्रधानमंत्री की इतनी शानदार योजना जो लागू की गई थी उसे न पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी अपने राज्य में रोकते, न अरविंद केजरीवाल रोकते। अरविंद केजरीवाल इस बात को जानते थे कि प्रधानमंत्री मोदी की जो योजना है, आयुष्मान स्वास्थ्य योजना, वो बहुत शानदार योजना है बुजुर्गों के लिए। उसको रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल ने उसे दिल्ली में लागू नहीं किया। प्रधानमंत्री बार बार कहते रहे, पत्र लिखा दिल्ली सरकार को कि आप इस योजना को प्रदेश में लागू कीजिए, बुजुर्गों को इस योजना का लाभ लेने दीजिए। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के बुजुर्गों को इस योजना का लाभ नहीं दे दिया। अब जब चुनाव सर पर आ गए, 60 दिन के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल अब संजीवनी नई योजना लेकर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर मैं सत्ता में आता हूं तो आपको संजीवनी योजना के माध्यम से 60 साल के बुजुर्गों के ऊपर के लोगों को पूरा इलाज मुफ्त मिलेगा। वो तभी मिलेगा जब आप मुझे वोट देंगे और मैं सत्ता में आऊंगा, उसके बाद ये मिलेगा। अगर अरविंद केजरीवाल को इस योजना की इतनी चिंता थी बुजुर्गों की, तो जेल से छूटते आती घोषणा कर देते कि मैं इसी महीने शुरू कर रहा हूँ और जब सरकार आएगी मैं और इसमें कुछ और बड़ी घोषणाएं करूंगा। अब आप कह रहे हो कि अगर सत्ता आती है तो मैं दूंगा, और फिर कहते हैं मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। तो आप सीधा सीधा दिल्ली की जनता से कहना चाहते हो कि मैं आपके लिए संजीवनी योजना लेकर आ रहा हूं और ये तभी लागू होगी जब आप मुझे वोट का आशीर्वाद दोगे, वरना आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। सर पे है ना? और मैं आपको दिल्ली केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना का भी लाभ लेने नहीं दूंगा अगर आप संजीवनी का लाभ नहीं लेने दोगे तो। आप कह रहे हैं पहले क्यों नहीं लागू कर दिया? बिल्कुल पहले लागू कर देते हैं। इसमें एक लाइन में जोड़ दूं, आयुष्मान एक लाइन केवल
चलिए हाँ, आप बोलिए, देख आप के बात बोलिए। करें। आयुष्मान में और इसमें केवल फर्क है जो मैं पढ़ा कि आयुष्मान में 70 साल के से ज्यादा लोगों की उम्र के लोगों को शामिल किया है सरकार ने, 70 और plus। उसमें बीमा कवरेज है, उसमें इंश्योरेंस कवरेज है, फ्री इलाज नहीं है। वो फ्री इलाज की घोषणा कर रहे हैं, मतलब आपका वही बिलिंग करके उसमें इंश्योरेंस कवरेज आपको हाँ, 5 ये लाख का बीमा नहीं, ये सीधा सीधा खर्चा सीधा दिया इलाज। जाएगा। हाँ, ये एक और- फर्क है, मैं केवल ठीक। उसकी जानकारी।